हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहित और सनीता हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते थे। मोहित के पिता का काफी पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद से सनीता ही मोहित की देखभाल करती थी। अब मोहित भी काफी बड़ा हो गया था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन विदेश में जाकर पढ़ाई करे, जिसके बाद वो अपनी माँ के ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए उसने इस बारे में सनीता को कुछ नहीं बताया था। और एक दिन सनीता ने मोहित से बोला, रे छोरे, यो किस तरह मुंह लटका के बैठा हुआ है जैसे किसी छोरी ने धोखा दे दिया हो। अरे माँ, मने धोखा देने वाली छोरी कद पैदा होगी। तो फिर क्या हो गया हमारे लाडले को? माँ कुछ ना होया, बस मैंने पढ़न वास्ते अमेरिका जाना है। तू फिक्र ना कर छोरे, थारी माँ भी जिंदा है। बता कितने रुपए चाहिए तने? माँ रुपये तो घने चाहिए, लेकिन अपने पे है कोन्या। अरे कितने चाहिए नू बता बस। माँ 3 लाख रुपए। जे बात पहले बताई होती मेरे ते। जा देख अलमारी में रखे हैं, निकाल ले जाके। मोहित जाके अलमारी में से पैसे निकाल लेता है और वीजा पासपोर्ट बनवाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी जाता है। और कुछ ही दिनों में उसका पासपोर्ट बन जाता है और एक दिन मोहित अमेरिका जाने के लिए घर से निकल के सनीता के पैर छूकर बोलता है, माँ आशीर्वाद दे दे मन्ने। अरे हम दोनों का हाथ तो तबते है जिस दिन तू पैदा हो गया था। मन लगा के पढ़िए, कदे किसी छोरी चारी के चक्कर में ना फंसिए। माँ तेने तो बेराइस है, मैंने कदे किसी की छोरी ना छेड़ी और मैं तो दूर ही रहा करूँ इन छोरी छारी के चक्कर से। ठीक है छोरे, ध्यान रखिए अपना, अमेरिका जाके बिगड़ ना जाइए। टाइम से रोटी पानी कर लिए और सुन, टाइम टाइम ते फोन भी कर लिया मने। ठीक से माँ, मैं जा रहा हूँ, तू भी ध्यान रखिए अपना। ऐसा कहकर मोहित घर से चला जाता है। आज वो पहली बार घर से इतनी दूर जा रहा था। उसे काफी अजीब भी लग रहा था। अगले दिन वो अमेरिका पहुंच जाता है। जब वो अपने कॉलेज जाता है तब उसकी मुलाकात मारिया से होती है और मारिया मोहित को बोलती है, हे माँ मारिया, और आप कहाँ से हैं? हेलो मारिया, मैं मोहित चौधरी हूँ, भारत से। आपको हिंदी भी आती है? ओ भारत, ह्यूमन इंडिया। हाँ, मैं इंटरनेट से सीखती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा और भारतीय लोग बहुत पसंद हैं। एक्चुअली मैं अमेरिका में नया हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे एक अच्छा सा सस्ता सा रूम ढूंढने में। हाँ जरूर, अतिथि देवो भव। मैंने इंडियन कल्चर से सीखा है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ फ्लैट शेयर कर सकते हो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर मारिया मोहित को अपने साथ फ्लैट पर ले जाती है। फिर उसे अपने आसपास की कई सारी जगह घुमाती है और उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाती है। वो दोनों एक साथ कई सारा समय गुजारते हैं। साथ रहने की वजह से उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है और दिन पर दिन प्यार बढ़ता ही जाता है। वो लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। मोहित और मारिया के रिलेशनशिप में 3 साल कैसे गुजर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। और अब मोहित की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वो मारिया से बोलता है, मारिया अब मुझे जाना होगा। What happened, मोहित? तुम कहाँ जा रहे हो? मारिया मैं नेक्स्ट वीक इंडिया जा रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हें वापस क्यों जाना है? मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मेरा सब कुछ तो इंडिया में ही है ना, मेरा घर, जमीन और माँ। यानी कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, राइट? एब्सोल्युटली राइट। मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी अपना देश और घर छोड़कर मेरे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊँ तो? देखो मारिया, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेडिशन नहीं है, हम दोनों फिर भी वहाँ साथ नहीं रह सकते। तो शादी कर लो ना, लेट्स गेट मैरिड। मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों का रिलीजन अलग है। मारिया तुम भूल जाओ मुझे एक अधूरे ख्वाब की तरह। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं भूल सकती। तुम एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। ठीक है, हम कल ही चलते हैं चर्च, हम वहीं शादी करेंगे। अगले दिन दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी के अगले हफ्ते ही प्लेन में बैठकर इंडिया आ जाते हैं। एयरपोर्ट से उतरने के बाद दोनों टैक्सी में बैठकर मोहित के गांव जाते हैं। मोहित घर पहुंचते ही अपनी माँ के पैर छूता है और साथ ही साथ मारिया भी उसके पैर छू लेती है।
ये देखकर सनीता बोलती है। और बता, घणे दिना में याद आई तने घर की? माँ, याद तो थारी रोज आवे थी, कदे आने का मौका ही ना मिला। यो सब ठीक से, मगर यो बता, या छोरी कौन से? मेरी लुगाई से और थारी बहू। मैंने तो तने छोरी छारी के चक्कर में पढ़ने के लिए मना किया था ना। तू तो सीधे अंग्रेजनी ब्याह लाया। गाँव वाले क्या कहेंगे, बिना पूछे छोरी उठा लाया। माँ, मन्ने गामा आले लोग आते मतलब ना है। मन्ने मतलब हमारी माँ बाप से है, लुगाई से है, जमीन से है। ठीक है लाडले, या तो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलती होगी, है ना? और वैसे ही कपड़े भी पहनती होगी। माँ, एकदम हिंदी बोला करे है। इसके बाद सनीता अपनी बहू से पूछती है। और बता बहू, क्या क्या कर लेती है? माँ जी, मुझे बहुत सारा इंडियन खाना बनाना आता है। मैंने इंटरनेट से देख देख कर काफी कुछ सीखा है और मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनने का भी बहुत शौक है। मैं 3 सालों से हिंदी बोलना सीख रही हूँ। हिंदी तो सीख ली तने, अब मारी बोली हरियाणवी भी सीख ले। जी माँ जी। अब जरा अपने हाथ की चाय पिला दे मने। जी माँ जी। थोड़ी ही देर में मारिया ब्लैक कॉफी बना के लाती है। कॉफी पीने के बाद सनीता मारिया को बोलती है। अरे छोरी, यो क्या बना दिया? ना चीनी ना दूध, बस काला काला कड़वा कड़वा लागे से। माँ जी, ये ब्लैक कॉफी है, इसे ऐसे ही बनाते हैं। मुझे चाय बनाना नहीं आता। अरे बताना तो चाहिए था ना तने, सारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया हमारा। तू एक काम कर, कपड़े धो जाके। माँ जी, वॉशिंग मशीन कहाँ है? मैं कपड़े कैसे धोऊं? हमारे गांव में छोरिया हाथों से कपड़े धोए है, तो आता क्या है तने? ना तू कपड़े धोवे है, ना खाना बनावे है, तो करे क्या थी अमेरिका में? माँ जी, वहाँ पर मैं पढ़ाई करती थी और फ्रीलांसिंग और मॉडलिंग। इतनी उम्र में तो गांव के ब्याह करा दे छोरी के। और ये होता क्या है मॉडलिंग? माँ जी, मैं कमर्शियल फोटोशूट करवाती थी। और आजकल की छोरियों ने काम किया है, बस सारा दिन मोबाइल के आगे बैठ के फोटो खिंचाने के अलावा अरे टेरे मुंह बनाया करे हैं। चल, मैं शौचालय जा रही हूँ, मेरे लिए पानी रखवा दे अंदर। मारिया शौचालय में पानी की जगह टॉयलेट पेपर रख देती है और कुछ देर बाद टॉयलेट के अंदर से सनीता चिल्लाती है। तूने पानी ना रखवाया यहाँ पे? माँ जी, टॉयलेट पेपर रखा तो हुआ है। अमेरिका में तो सब उसी से साफ करते थे, आप भी उसी से कर लीजिए। मारिया की बात सुनकर सनीता को काफी गुस्सा आया। वो जैसे तैसे साफ करके शौचालय से निकलती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। ऐसे ही मारिया को मोहित के घर में रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। वो कभी इंडिया में नहीं रही थी, इसीलिए उसे मशीनों के बिना घर के काम करना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोने वगैरह में खूब दिक्कत आ रही थी। इसीलिए सारा काम सनीता खुद ही किया करती थी। एक दिन सनीता की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तब गांव में कोई हॉस्पिटल ना होने की वजह से मारिया ही सनीता का इलाज करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मने माफ कर दे बहू, मैंने तेरे को खूब खरी खोटी सुनाई, काफी भला बुरा कहा। ओके माँ जी। अब सनीता और मोहित अपनी विदेशी बहू मारिया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोज की तरह हिमानी सुबह की पहली किरण के साथ किचन में जाकर काम करती है और सिंक में पड़े हुए बर्तनों को धोकर किचन को साफ करके चाय बनाती है और सभी चाय की चुस्कियों के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सर्दियाँ शुरू हो जाती है। तेज हवाओं के झोंके के साथ मंदिर से आ रही पार्वती कांपते हुए बोलती है। हिमानी, ओ हिमानी बहू, कहाँ है तू? अरे जल्दी आ। ओ हिमानी बहू, अरे हिमानी की नानी जिंदा है कि निपट गई? हाँ जी माँ जी, बुलाया आपने? अरे क्या हुआ, आप लड़खड़ा क्यों रही है? अरे बाहर ठंडी हवा चल रही है, सर्दी लग गई है मुझे। जरा मेरे लिए अदरक इलायची की चाय बनाकर कमरे में ले आ। पार्वती कांपती ठिठुरती हुई कमरे में जाकर खुद को रजाई से पूरी तरह कवर कर लेती है, जिसके बाद भी उसकी कपकपी कम नहीं होती। तभी हिमानी जल्दी से चाय लेकर उसके कमरे में जाती है और बोलती है। माँ जी, ये लीजिए, चाय पीजिए। पार्वती चाय पीती है और उसकी ठंड कुछ हद तक कम हो जाती है, जिसके बाद पार्वती बोलती है। अरे बहू, मैंने इतना मोटा स्वेटर पहना है, ऊपर से ये गर्म शॉल भी ओढ़कर गई थी, तब भी मुझे ठंड लग गई, कपकपी चढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू ऐसे कैसे घूम रही है। मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि तुझे ठंड वंड नहीं लग रही क्या, जो बस ये पतली सी मच्छरदानी सी साड़ी पहनकर घूम रही है? अरे माँ जी, आप तो जानती हैं
कि स्वेटर पहनने से मुझे खुजली होती है, इसलिए मैं नहीं पहनती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे मेरी ठंडी बहू, स्वेटर नहीं पहनना चाहता तो शॉल ही ओढ़ ले। दिसंबर का महीना है, ठंड लग जाएगी तुझे, और तेरी लापरवाही के कारण मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे। अरे माँ जी, नहीं लगेगी मुझे ठंड, मैं खुद ही इतनी ठंडी हूँ कि ठंड भी मेरे पास आने से कतराती है। क्यों बहू, तू ज्वालामुखी है? नहीं माँ जी। तो क्या ये घर हिमालय लगता है तुझे? नहीं माँ जी। अच्छा, तो फिर पक्का तो कोई बारूद या आग का गोला होगी। क्या माँ जी, आप भी कैसी उल्टी सीधी सी बातें कर रही हैं? जब तो इनमें से कुछ नहीं है तो फिर ऐसे क्यों खड़ी है? देख बाहर का नजारा, आज बहुत ज्यादा सर्दी है। मेरी शॉल ओढ़ ले, उसके बाद काम करियो। देख, सर्दी का मौसम बहुत बेदर्द होता है, और ये ठंडी हवाएं, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। इससे पहले कि तू पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाए, ओढ़ ले इसे। ठीक है माँ जी, अगर इतनी ही मेरी फिक्र हो रही है तो घर में एक नौकर क्यों नहीं रख लेती, फिर पैसे न बचते और न ये झूठी फिक्र करनी पड़ती। हिमानी शॉल ओढ़कर किचन में चली जाती है और रात के खाने की तैयारियां करती है, और तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी पार्वती बोलती है, बहू, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ सोने। हाय ये सर्दी। पार्वती के जाने के बाद अर्जुन रोमांटिक होकर बोलता है, बेबी, माँ सोने चली गई। हाँ, तो तुम्हारा खाना भी हो गया तो तुम भी सोने जाओ। अरे मेरी भूख इस खाने से थोड़ी मिटेगी, समझो ना। अरे तो क्या अब तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाऊं? अरे नहीं डार्लिंग, मुझे अपने प्यार की खट्टी मीठी चटनी चटा दो बस, बहुत दिन हो गए हैं ना। चलो ना प्लीज, कितना अच्छा वक्त है। जी नहीं, अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, वो सब खत्म करने के बाद ये सोचूंगी। चलो ठीक है, मैं तब तक वेट करता हूँ। ओके डार्लिंग, जरा जल्दी आना। अर्जुन कमरे में जाकर इंतजार करता है और हिमानी काम खत्म करके कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसके कमरे की लाइट्स तो ऑफ है। तभी दरवाजे के पीछे छुपा अर्जुन उसे पीछे से हक करते हुए उसके नेक पर किस करता है, और जैसे ही हिमानी के ठंडे हाथ अर्जुन को टच होते हैं तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, अबे तुम्हारे ये ठंडे हाथ कैसे हैं इतने? फ्रिज में बैठी थी क्या? बर्फ जैसे पानी से बर्तन धोकर किचन साफ कर कर आई हूँ, तो हाथ तो ठंडे होंगे ही ना। सारा ओवर रिएक्ट मत करो। हद है यार, एक तो तुमने अपने ये बर्फ जैसे हाथ से छूकर मुझे करंट लगा दिया। अरे अगर 4 बर्तन नहीं धोती तो कौन सी आफत आ जाती। सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी, और काम तो तुमने हाथों से किया है ना, फिर तुम्हारे पैर क्यों ठंडे हैं? अगर अभी नहीं धोती ना तो सुबह तो माँ बेटों को चाय नहीं मिलती टाइम से, समझे तुम? और अगर मैं तुम्हें इतनी ही ठंडी लग रही हूँ ना तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। सो जाओ, गुड नाइट। हिमानी के ठंडे शरीर के कारण अर्जुन के अंदर लगे रोमांस की आग दम तोड़ देती है, जिसके बाद वो बिगड़े हुए मूड के साथ सो जाता है, और उसके कुछ ही देर बाद सुबह होती है। हिमानी जल्दी से चाय लाकर अपनी सास को देते हुए बोलती है, माँ जी, अर्जुन अभी तक नीचे नहीं आए, मैं देख कर आती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जा, सुबह के 9 बजने वाले हैं। देख जरा, ऑफिस नहीं जाना क्या उसे आज? हिमानी चाय का प्याला लेकर अर्जुन के कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए बोलती है, अर्जुन उठ जाओ, सुबह हो गई है, 9 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? हिमानी के इतना चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता और अर्जुन की नींद नहीं खुलती। ये देखकर हिमानी मन में बोलती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नाटक कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। 440 वोल्ट का करंट लगेगा इन्हें जब ठंडे ठंडे हाथ लगाऊंगी। हिमानी एक हाथ में चाय का प्याला लिए हुए दूसरे हाथ से अर्जुन को उठाती है और अर्जुन बोलता है, अरे कौन है सुबह सुबह ये अत्याचार कर रहा है जो? अरे अर्जुन, क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? मैं हूँ। तुम्हें चैन नहीं है क्या? रात कम थी जो अब भी पंगे ले रही हो? कमरे से आ रही शोरगुल की आवाज सुनकर पार्वती कमरे में जाकर बोलती है, अरे क्या हुआ? क्यों हल्ला मचा रहे हो दोनों? माँ इसी से पूछ लो। क्या हुआ बहू, क्यों चीख रहा है ये? मुझे भी नहीं पता माँ जी। माँ ये झूठ बोल रही है, इसने जानबूझकर मुझे अपने इन ठंडे बर्फ जैसे हाथों से छुआ। न जाने किस बात का बदला ले रही है। नहीं तो माँ जी, झूठ बोल रहे हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। पार्वती इतना बोलकर अपनी बहू को छूती है, जो कि सर से लेकर पांव तक पूरी तरह ठंडी होती है।
और वो बोलती है। अरे सही तो कह रहे हैं अर्जुन, सर से लेकर पाँव तक एकदम ठंडी है बहू तू। वो कैसे माँ जी? अरे तुझे छूकर बिजली की नंगी तार जैसा करंट लग रहा है मुझे। लग ही नहीं रहा कि तू इस घर में रहती है। कैलाश पर्वत से उठ के आई है क्या बहू, जो इतनी ठंडी है? माँ, इसका तो हर साल का यही है। हम दोनों के हाथ इतने गर्म रहते हैं और इसके हिमालय पर्वत जितने ठंडे। ऐसा इसलिए अर्जुन क्योंकि घर का काम सारा मैं अकेले करती हूँ। अरे माँ जी तो सारा दिन रजाई में पड़ी रहती हैं और तुम्हें भी कोई काम नहीं करना होता। सारा दिन मैं कभी बर्तन घिसूं, कभी कपड़े धोऊं, कभी झाड़ू, कभी पोछा। अरे मैं इतना काम करती हूँ तो मेरे हाथ तो ठंडे रहेंगे ही ना। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो एक दिन मेरी जगह पर काम करके देख लो, पता चल जाएगा। अरे मेरी ठंडी बहू, ज्वालामुखी में तब्दील मत हो, शांत हो जा। तू तो बुरा मान गई, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे। हिमानी गुस्से में नॉन स्टॉप दोनों को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है और एक दिन पार्वती के कमर में जोर से दर्द होता है और उसके दर्द के करहाने की आवाज सुनकर हिमानी उसके कमरे में जाती है और उसको बोलती है। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, मेरे कमर में बड़े जोर से दर्द हो रहा है। बुढ़ापे का पैगाम है ये दर्द, तो होता ही है। अच्छा रुकिए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। हिमानी जल्दी से तेल लेकर अपनी सास की मालिश करने के लिए आती है, जहाँ उसकी सास उसे बोलती है। रुक जा, पहले बता कि फिर से कहीं तू ठंडी तो नहीं है ना? अरे माँ जी, मेरे हाथ ज्यादा ठंडे नहीं है, यकीन कीजिए। नहीं बहू, ये उपकार फिर से मत कर। एक काम कर, तू रहने दे, मैं ठीक हूँ, मेरा दर्द भी खत्म हो गया। लेकिन अभी तो आप दर्द से चिल्ला रही थी। नहीं तू जा, मैं ठीक हूँ। अपनी बर्फ जैसी ठंडी बहू के ठंडे हाथों के शौक से बचने के लिए पार्वती बहाना बनाती है। ऐसे ही रात होती है और अर्जुन बोलता है। बेबी सुनो ना, पता नहीं क्यों मुझे ना गर्मी सी लग रही है। तो मैं क्या करूँ? तो तुम अपनी थोड़ी सी ठंडक मुझे दे दो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अभी बताती हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार चिल्लाना मत। हाँ पक्का। हिमानी जानबूझकर अपने ठंडे पैरों से अर्जुन को छूती है और अर्जुन बोलता है। बेबी तुम्हारे पैर अब तक ठंडे हैं? तुम्हें तो पता ही है कि मैं चाहे घंटों भी रजाई में पड़ी रहूं, मेरी बॉडी ऐसे ही ठंडी रहती है। तुम्हें रोमांस करना है या नहीं, ये बताओ। हाँ हाँ करना है। लेट्स गो डार्लिंग। हिमानी धीरे धीरे उसके करीब आती है और एक बार फिर अर्जुन के बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है और वो अपनी ठंडी बीवी को खुद से दूर करके अकेले ही सो जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और बदलते मौसम के साथ हिमानी के ठंडे शरीर का बर्फ जैसा तापमान भी कम होने लगता है, जिसके बाद पार्वती की ठंड में ठंडी बहू सर से पांव तक साधारण तापमान से परिपूर्ण हो जाती है। बिपाशा और करण दोनों ही कॉलेज के टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिसके बाद दोनों ने अपने घर वालों को अपने रिश्ते की सच्चाई बताकर सगाई कर ली। पर अपने काम और बिजनेस के चलते करण इतना ज्यादा बिजी रहता था कि बिपाशा को ठीक से टाइम नहीं दे पाता था। ऐसे ही एक शाम करण बिपाशा को कॉल करता है और बोलता है। हेलो बिपाशा, सुनो 7 बजे तक रेडी रहना बेबी, आज हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। सच में? हाँ बेबी, जल्दी मिलते हैं। इतना कहकर करण कॉल को कट कर देता है और बिपाशा भी खुशी खुशी रेडी होने लगती है। शाम के 7 बज जाते हैं और करण बिपाशा के घर के बाहर कार का हॉर्न बजाने लगता है। बिपाशा जल्दी से बाहर आती है और कार में बैठ जाती है, जिसके बाद दोनों एक बहुत ही अच्छे से होटल में जाते हैं। करण खाने के लिए ऑर्डर प्लेस करता है और बिपाशा को बोलता है। सॉरी लव, काम में इतना बिजी हूँ कि तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे पाता। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब तुम हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हो। थैंक यू बिपाशा, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम हमेशा ही मेरी बात को बहुत अच्छे से समझती हो। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी करण का कॉल आता है और वो बोलता है। सॉरी बेबी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज एक्सक्यूज मी। इतना कहकर करण साइड में जाकर कॉल पर बातें करने लगता है और उसकी बात इतनी लंबी चलती है कि वो 1 घंटे तक फोन पर ही लगा रहता है। और इस बीच बिपाशा अकेले ही खाना खा लेती है और कॉल कट करके
जैसे ही करण आता है तो बोलता है, सॉरी जान, बस एक जरूरी कॉल था। तुमने खाना खा लिया? मैंने खा लिया था, ठंडा हो रहा था ना इसलिए। चलो, वैसे भी मेरा मन नहीं था खाने का, मैं तो बस तुम्हारे लिए ही आया था। चलते हैं हम। जिसके बाद दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं और करण बिपाशा को उसके घर छोड़ देता है। वक्त यूं ही बीतता जाता है और अब तो करण अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसके पास बिपाशा को कॉल करने तक का टाइम नहीं होता, जिसके चलते बिपाशा को उसकी कमी अब और ज्यादा खलने लगती है। और एक रात वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई सोचती है, क्या थी मेरी जिंदगी और क्या हो गई है। एक वक्त था जब करण की पूरी दुनिया मेरे आगे पीछे घूमती थी और आज वो इतना बिजी है कि उसके पास मेरे लिए 1 मिनट नहीं है। उसकी दुनिया में मेरा नाम और निशान तक नहीं है। किससे कहूँ मैं अपने दिल की बात, किससे प्यार करूँ, किसके साथ बांटूं अपने तन्हाई के लम्हे। काश कोई होता जिसका सारा वक्त बस मेरा होता। ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है। धीरे धीरे बिपाशा डिप्रेशन में जाने लगती है और वो किसी ऐसे को तलाशने लगती है जो बस उसका हो। ऐसे ही एक दिन वो पार्क में अकेली बैठी हुई अपने ख्यालों की दुनिया में खोई होती है। तभी तेज हवा चलने लगती है और आँखों में मिट्टी जाने की वजह से वो अपनी आँखों को मसलने लगती है। और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम जॉन नाम का लड़का खड़ा है और वो उसे बोलता है, हे ब्यूटीफुल, तुम मेरी दोस्त बनोगी? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सारी खुशी और अपना सारा टाइम दूंगा। जॉन की बातें सुनकर और उसे देखकर बिपाशा उसमें खो जाती है और उससे दोस्ती के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद दोनों सीसीडी में कॉफी पीने जाते हैं और बिपाशा उसे बोलती है, अगर मेरा तुमसे मिलने का, बात करने का मन हुआ तो कैसे मिलूंगी? नंबर दो अपना। तुम जब भी कभी आंख बंद करके मुझे तलाशोगी तो मैं मिल जाऊंगा। मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। कुछ देर बाद जॉन के साथ वक्त बिताने के बाद बिपाशा वापस घर आती है। जॉन से मिलकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जिसकी तलाश थी वो उसे मिल गया है। ऐसे ही एक सुबह जब वो अपने घर से निकलकर जॉगिंग के लिए जाती है और तभी वो अपनी आंखें बंद करके जॉन को याद करती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो जॉन उसके सामने होता है और वो झट से उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कितना तड़प रही थी मैं तुमसे मिलने के लिए। तुम हर वक्त मेरे साथ क्यों नहीं रहते? कहा तो था मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें तलाशना होगा। मैं नहीं जानती तुम मेरे इतने खास क्यों बनते जा रहे हो। दिल करता है बस हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तुमसे बातें करूं, तुम्हें प्यार करूं। मुझे हर वक्त बस तुम चाहिए। तो मैं हूँ तो तुम्हारे साथ हर वक्त साया बनके। ऐसे ही दोनों साथ साथ जॉगिंग करते हैं और कुछ देर बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक रात बिपाशा अपने बाथरूम से नहाकर बाथ गाउन में बाहर आती है और आंखें बंद करके जॉन के साथ बिताए लम्हों को याद करती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तभी जॉन उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, मिस कर रही थी ना मुझे? देखो मैं आ गया। बस इस हसीन रात में तुम्हारी ही तो कमी थी, तुम आ गए तो अब कुछ भी अधूरा नहीं है। तुम्हारी आंखें, ये तेज सांसें, ये तुम्हारे कपकपाते होठ मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें प्यार करूं। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज इस रात तुम भी मुझे प्यार करो। ठीक है, तो अब महसूस करो इस एहसास को और खो जाओ मेरी बाहों में। इतना कहकर जॉन अपने हाथों से बिपाशा की आंखें बंद करता है और फिर उसे किस करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह होती है और बिपाशा देखती है कि वो तो बेड पर अकेली है, जिसके बाद बीती रात के बारे में वो बहुत सोचती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और बिपाशा फैसला लेती है कि वो करण से अपना रिश्ता तोड़ देगी और जॉन के साथ जिंदगी बिताएगी। जिसके बाद बिपाशा करण के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है और करण बोलता है, देखो बिपाशा, मैं नहीं जानता कि मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी। जो तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है
पर मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार तुम्हारी पसंद जॉन से मिलना चाहता हूँ। ठीक है करण, मैं तुम्हें जॉन से जरूर मिलवा दूंगी। रुको बस 1 मिनट। इतना बोलकर बिपाशा अपनी आंखें बंद करती है और जॉन को याद करती है, जिसके बाद वो जैसे ही आंखें खोलती है तो जॉन उसके सामने आता है और वो करण से बोलती है, ये देखो करण, ये है जॉन। जॉन, ये है करण। बिपाशा मजाक कर रही हो मेरे साथ? यहाँ कोई नहीं है, बस तुम और मैं हूँ। मजाक तो तुम खुद कर रहे हो। जॉन यही तो है, मेरे पास ही खड़ा है मेरा हाथ पकड़ के। जॉन देखो, करण क्या कह रहा है कि तुम उसे नजर नहीं आ रहे, तुम इससे बात क्यों नहीं करते? बिपाशा होश में आओ, यहाँ कोई नहीं है, बस मैं हूँ और तुम हो। यहाँ कोई जॉन नहीं है। मैंने कहा ना जॉन यही है, यही मेरे पास है। देखो, मैं तुम्हें अपना फैसला बता चुकी हूँ। अब तुम मेरा फैसला बदलने के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए ऐसा मजाक मत बनाओ। बिपाशा यहाँ कोई जॉन नहीं है, तुम किससे बात कर रही हो? बिपाशा बार बार करण को बोलती है और उसे जॉन नजर नहीं आता। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है और करण उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और होश आने पर भी वो बार बार जॉन का नाम लेती और बेहोश हो जाती। उसकी इस बिगड़ती हुई मानसिक हालत को देखते हुए करण उसे एक मानसिक चिकित्सक के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर बिपाशा का टेस्ट करते हैं और बताते हैं, जी देखिए, बिपाशा जी को ऑटोफोबिया है। ऐसा तब होता है जब इंसान किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी ही एक अलग दुनिया में खो जाता है और कहीं ना कहीं उसे अपनी इमेजिनेशन रियल लगने लगती है। ऐसा ही बिपाशा जी के लिए जॉन है। इसका एक ही इलाज है कि आप उनको अपना वक्त देकर उनकी जिंदगी की खाली जगह को भरिए, ताकि वो अपने इस भ्रम की दुनिया से बाहर आ सके। डॉक्टर के समझाने के बाद करण को सारी बात समझ आती है और उसे ये भी समझ आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिसके बाद डॉक्टर बिपाशा का इलाज शुरू करते हैं। बिपाशा को थेरेपी और मेडिकेशन दिया जाता है। साथ ही अब करण हर पल उसके साथ रहता और उसे खूब प्यार देता और बिपाशा अब जॉन को भूल जाती है, जो कभी हकीकत था ही नहीं, बस एक फसाना था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।